नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां निलंबित एएसआई के घर पर छापेमारी हुई है और इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में यहां से हथियार बरामद किया गया है। बता दें कि फिलहाल निलंबित एएसआई को हिरासत में लिया गया है। समस्तीपुर में एसटीएफ और पुलिस ने निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर छापेमारी की, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सरोज सिंह को एसटीएफ ने हिरासत में लिया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई है। जवाबी कार्रवाई में कई राउंड गोलीबारी हुई है। मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में अभी भी एसटीएफ की कार्रवाई चल रही है। आरोपी के पटना वाले ठिकाने पर भी एसटीएफ की टीम पहुंची है। सरोज सिंह के घर से कई हथियार के साथ AK-47 बरामद होने की सूचना मिल रही है। साथ ही बड़ी संख्या में गोली के साथ कई विभाग के भारी मात्रा में मोहर भी बरामद किए गए हैं। तो एसटीएफ ने हिरासत में निलंबित एएसआई सरोज सिंह को ले लिया है और ये छापेमारी उनके घर पर की गई है, जहां से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें कि सरोज सिंह के घर से कई हथियार के साथ AK-47 बरामद होने की सूचना मिल रही है। साथ ही बड़ी संख्या में गोली के साथ कई विभाग के भारी मात्रा में मोहर भी बरामद किया गया है। तो इस छापेमारी से जुड़ी हुई आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एसटीएफ और पुलिस ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। एएसआई सरोज सिंह के घर पर छापेमारी की गई है। बिहार पुलिस के निलंबित एएसआई सरोज सिंह के घर पर एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे जो सामने मकान है उस मकान पे ये कार्रवाई चल रही है और एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और वहाँ पर जो जानकारी मिली है, 3 से 4 राइफल बरामद हुए हैं, उसमें अत्याधुनिक हथियार है। 47 की भी बरामदगी की बात आ रही है और बड़े पैमाने पर इसमें गोली बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो बात सामने आया है अभी तक इस कार्रवाई में एसटीएफ की टीम ने इस आरोपी के घर से बड़े पैमाने पर सरकारी मुहर अलग अलग विभाग के बरामद किए हैं, जो बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, ये गलत तरीके से बहाली कराने की भी काम करते थे। क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को बहाल करवाते थे और उसी से संबंधित वो मुहर इनके घर से बरामद हुआ है। और एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही है, निलंबित एएसआई के पटना वाले ठिकाने पर भी एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी है और कार्रवाई वहां शुरू कर दी गई है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और देखिए, राहुल गांधी का बिहार दौरा है और इससे 2025 की अगर बात करें तो यह 5वां दौरा है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के दौरा काफी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो गढ़ है नालंदा, वहां पर राहुल गांधी पहुंच रहे हैं। आज बिहार दौरे पर राहुल गांधी रहेंगे और थोड़ी देर में गया जी राहुल गांधी पहुंच जाएंगे। इस साल राहुल का 5वां ये बिहार दौरा है। नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करेंगे, इसके साथ साथ गयाची में महिलाओं से संवाद करेंगे। तो चाहे ओबीसी को साधने की कवायद हो या फिर महिलाओं से बात करने की कवायद, इन दोनों मुद्दों पर लगातार राहुल गांधी जो है वो आगे बढ़कर बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि महिलाओं को एक बड़ा वोट बैंक के तौर पर नीतीश कुमार के लिए जाना जाता है और खुद नीतीश कुमार के गढ़ पहुंच रहे हैं। और वहां पर जाकर के अगर ओबीसी सम्मेलन कर रहे हैं तो इसका कितना असर होगा ये तो चुनाव का वक्त बताएगा। लेकिन इस वोट बैंक को, इस वर्ग को साधने की पूरी कोशिश जो है वो राहुल गांधी की तरफ से बिहार में हो रही है। तो देखिए, राहुल गांधी का ये बिहार दौरा है। इससे पहले भी दरभंगा पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी कि कार्यक्रम स्थल को बदलने को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन इसके बावजूद जो दूसरा कार्यक्रम स्थल था, जहां पर अनुमति नहीं मिली थी, वहां पर राहुल गांधी पहुंचे थे और उन्होंने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था। आज एक बार फिर से जब राहुल गांधी संबोधित करेंगे इस सम्मेलन को, तो देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी अपने बयान में किस तरीके से अपनी बात रखते हैं। खास करके इस बार के चुनाव में जो कांग्रेस का एक मूड है वो आरजेडी से बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। यानी कि एक ये कहा जाता रहा कांग्रेस को लेकर के कि आरजेडी की जो सहयोगी पार्टी या फिर कह सकते हैं कि उसके सहारे चलने वाली पार्टी है। लेकिन इस बार राहुल गांधी की और जो कांग्रेस का तेवर समझ में आ रहा है कि आरजेडी से इतर अपनी जो तैयारी है वो कांग्रेस ने पूरी कर रखी है और लगातार हर एक सीट पर अपनी जो दावेदारी है वो भी जता रही है। इसके साथ साथ ये भी कर रही है कि हमारी स्थिति पहले से मजबूत हुई है और आरजेडी को थोड़ा दरकिनार भी कर रही है।
तो देखिए, दो जगह पर यह कार्यक्रम राहुल गांधी का होना है। नालंदा में ओबीसी सम्मेलन करेंगे, इसके साथ साथ महिलाओं से संवाद भी करेंगे। तो देखिए, इस बिहार दौरे पर राहुल गांधी को लेकर के जो सियासत है वो भी बेहद गर्म है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं का क्या कुछ कहना है, बयान आपको सुनाते हैं। यात्रा एक राजनीतिक नौटंकीबाजी है, पॉलिटिकल स्टंट है। सही मायने में उन्हें पिछड़ों अति पिछड़ों की भलाई से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अगर सही मायने में पिछड़ों अति पिछड़ों की वो भलाई चाहते हैं तो पहले अपने पूर्वजों के कुकृत्य के लिए माफ़ी मांगें कि क्यों इनकी हकमारी करके मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, काका कार्लेकर की रिपोर्ट हो, दशकों तक दबा के रखा। राहुल गांधी जी के बिहार दौरों से भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए में बौखलाहट और खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सामाजिक न्याय के योद्धा राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, तो उनका स्पष्ट संदेश है कि बिहार के सबसे निचले तबके को मुख्यधारा में जोड़ने की, और भारतीय जनता पार्टी यही तो नहीं चाहती है। आज अति पिछड़ा का हितैषी बनने आ रहे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। बिहार के लोग बखूबी जानते हैं कि मेरे लिए कौन काम करते हैं और मेरे लिए कौन पथ प्रदर्शक है, कौन हमारा हिमायती है। उनके लिए हिमायती आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। श्री राहुल गांधी जी के बिहार दौरे से आखिर बीजेपी एनडीए के लोग क्यों बेचैन हैं, घबराए हुए हैं? श्री तेजस्वी यादव जी, श्री राहुल गांधी जी की जोड़ी एनडीए के लिए खतरे की घंटी है, ये बात सबको पता है। तो देखिए, राहुल गांधी थोड़ी देर में नालंदा पहुंचेंगे और नालंदा में एक जो कन्वेंशन हॉल है वहां पर सम्मेलन को संबोधित करना है, और इसको लेकर के खास करके जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो काफी उत्साहित है। कार्यक्रम स्थल पर तैयारी पूरी है और थोड़ी देर में नालंदा के राजगीर कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे राहुल गांधी और संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल को बैनर पोस्टर से सजाया गया है। राहुल गांधी के इस दौरे को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। संविधान सुरक्षा सम्मेलन को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी राजगीर पहुंच रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं ये वही राजगीर है जहां राजगीर कन्वेंशन सेंटर में आज जो है संविधान सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन में जो है भाग लेने आ रहे हैं। खास करके राहुल गांधी के आगमन को पूर्व जो है तैयारियां जोरों से की जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से जो है सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। खास करके किसी भी तरह से जो है यहाँ पर जो सुरक्षा में संधमारी ना हो वो जो है सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जी बिल्कुल, देखिए अति पिछड़ा हम जो हमारी जाति है बिहार में लगभग 40% हमारी आबादी है, तो हम लोग चाहेंगे कि हम लोग की भागीदारी कांग्रेस के साथ रहे, हम लोग जो चाह रहे हैं। और राहुल गांधी जी हमारे न्याय योद्धा हैं, जिन्होंने सामाजिक न्याय के अब नए जननायक हैं। इस पूरे भारत में एकमात्र वो नेता हैं जो सामाजिक न्याय के लिए बात कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। सरकार अति पिछड़ा के कारण ही बनता है, लेकिन जब सहरा बंधने का वक्त आता है तो अति पिछड़ा का सर नहीं होता है। अंतर यही है। इस बार कांग्रेस हो, भाजपा हो, जदयू हो, कोई भी पार्टी हो, इस बार अगर अति पिछड़ा का सम्मान नहीं हुआ, जिस पार्टी ने सम्मान नहीं किया, उसके लिए अति पिछड़ा को पार्टी में और पार्टी से बाहर दोनों जगह मिले तो अति पिछड़ा क्यों नहीं जुड़ेगी इनसे? बिल्कुल जुड़ेगी और संधमारी भी होगी। क्या नाम है? संजीव कुमार बिट्टू। देख सकते हैं किस तरह से जो है यहाँ पर जो है कार्यकर्ता का हौसला बुलंद है और उन्होंने साफ कहा कि इस बार जो है कांग्रेस को काफी बढ़ता होगी। नालंदा से न्यूज़ 18 अभिषेक कुमार। माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ को काटकर अपनी पत्नी के लिए रास्ता बनाया, वो यादगार लम्हा था और दशरथ मांझी की चर्चा हमेशा होती भी है। लेकिन दशरथ मांझी के घर के हालात किस तरीके के हैं भी वो भी जानना समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। जब न्यूज़ 18 की टीम उनके घर पहुंची तो जो उनके बेटे हैं भागीरथ मांझी, उन्होंने बताया कि किस तरीके से अभी फिलहाल वो जो झोपड़ी है वो वहाँ पर वो रह रहे हैं। पक्का मकान नहीं है और पक्का मकान नहीं होने की वजह से उन लोगों को रहने में काफ़ी परेशानी होती है। गहलोर पहुंच रहे हैं। गहलोर वो इलाका जहां से जिस मिट्टी ने दशरथ मांझी को जन्म दिया, माउंटेन मैन, सारी दुनिया जानती है। उनके पुत्र जो हैं वो भागीरथ मांझी हमारे साथ हैं और आज राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और इनसे जानेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पे आज भी दशरथ जी जो पूरा घर है वो पूरा घर आज भी आपकी मिट्टी का ही है। क्यों इतने लोग, इतना सम्मान उनको मिला, सब कुछ, आखिर ये पक्का का क्यों नहीं बन पाया? वो पक्का के मकान
नीतीश कुमार नहीं बनवाया तो हम क्या करें, उसका खुशी रहता तब महल नहीं बना देते हैं। तो आपने मांग रखी कभी? मांग देखिए जीतन मांझी से रखा है, तो वो जीतन मांझी बात को कबूल नहीं न किया। जीतन राम मांझी को बताया था आपने? हाँ, एक जगह बैठे हैं हम लोग, जीतन मांझी हम लोग बैठे हैं। तो क्या बोले? वो बोला कि मटिया के घर में रहे, क्या दिक्कत है, रह रहे हैं मटिया के घर में। अच्छा, वो बोले कि माटी के ही घर में रहिए, हाँ, पक्का का जरूरत नहीं है। नहीं, लेकिन वो भी मांझी हैं, वो आप लोगों का दुख दर्द समझते हैं ना, कहाँ समझे, कहाँ समझते थे, समझते तो अब मटिया के घर में रहते हैं। अच्छा, आज राहुल गांधी आ रहे हैं, उनसे उम्मीद है कि कुछ कहेंगे कि हमारा मकान बनवा दीजिए। और क्या क्या मांगे हैं? भारत रत्न की मांग बराबर होते रही, आपने भारत रत्न मांगने की मांग कभी? भारत रत्न मांगने के लिए तो पैदल यात्रा किया जी। 1 महीना टाइम लगा ना। हाँ, जो वहाँ के मंत्री है वो क्या बोलता है, औरतिया वहाँ तो गए थे। हाँ, मुर्मू, लेकिन वो तो आज आप बोल करके हम चिट्ठी दे दिया। वो कहा कि देखिए हम तो चिट्ठी ले लिया है, बाकी मोदी सरकार के देंगे। यहाँ पे आप नहीं है जी, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिट्टी का जो चूल्हा है वो आज भी मिट्टी के चूल्हे पे ही इनका पूरा खाना बनता है। हाँ, मिट्टी के ही चूल्हे पे बनाते हैं। हाँ, रोज दिन बनाता है, देखिए नेपाल है ना। तो आखिर इस गहलोर का विकास कैसे होगा? सारे लोग आ रहे हैं, नेता पहुंच रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन दशरथ मांझी वैसे ही पूरा परिवार रह रहा है। ये बात को नीतीश कुमार समझता कि हाँ जनता लोग कैसा रह रहा है। और उन्होंने फिर गहलोर गया से लेके दिल्ली तक पैदल यात्रा की थी, लेकिन उन्हें वापस ऐसी भेज। तो आप चाहते हो कि राहुल गांधी को ये दें? हाँ, इसलिए मेरी सिर्फ यही मांग है कि उन्हें उनके एक आखिरी ख्वाहिश मैं पूरा करना चाहती हूँ कि उन्हें भारत रत्न मिले। उन्हें भारत रत्न मिले। तो देखिए यहाँ पे दशरथ मांझी है, उन्होंने बात सुनी। उनका कहना है कि यहाँ पे तमाम जो नेता हैं वो आते रहते हैं, लेकिन उनका जो विकास है वो नहीं हुआ है। घर जो है उन्होंने नीतीश कुमार हों, जीतन राम मांझी से भी उन्होंने अपना दुख दर्द बयां किया है, लेकिन कहीं से मदद नहीं मिली। आज कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी से भी अपनी बात रखेंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 गया। और देखिए, आपको जो होम लोन है, कार लोन है, उस पर आपकी EMI जो है वो घटने वाली है, वो सस्ती होने वाली है, यानी कि आपके पैसे जो है वो बचेंगे। और इस RBI ने बड़ा कदम उठाया है इस पूरे मामले को लेकर के। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती का तोहफा दिया है। इससे पहले फरवरी और अप्रैल में RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की थी, जबकि इसके पहले 5 साल तक रेपो रेट में कोई कमी नहीं की गई थी। इस फैसले के बाद आपके होम लोन से लेकर कार लोन तक की EMI घटने वाली है, क्योंकि रेपो रेट का सीधा असर ब्याज दरों पर पड़ता है और बैंक ब्याज दरें घटा लेते हैं। रेपो रेट कम होने से होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन समेत सभी लोन सस्ते हो जाते हैं, जिससे खरीदारी बढ़ती है। इस ताज़ा कटौती के बाद अब रेपो रेट 6% से नीचे 5.50% पर आ गया है। Rate, which is the STF rate, shall stand adjusted to 5.25%, and the marginal standing facility MSF rate and the bank rate shall stand adjusted to 5.75%. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. Inflation has softened significantly over the last 6 months from above the tolerance band in October 2024 to well below the target. The latest numbers are 3.2%, with signs of a broad-based moderation. The near-term and the medium-term outlook now gives us confidence of not only a durable alignment of headline inflation with the target of 4%. You are aware we had earlier projected for this year an average inflation of 4%, as excluded in the last meeting,
but also the belief that during the year it is now likely to undershoot the target at the margin. While food inflation outlook remains soft, core inflation is also expected to remain benign, with easing of international commodity prices in line with the anticipated global growth slowdown. The inflation outlook, therefore, for the year is now being revised downwards from our earlier forecast of 4% to 3.7%. Growth, on the other hand, remains lower than our aspirations. और देखिए, बिहार में अगले 4 दिनों तक गर्मी सताने वाली है। मौसम विभाग का यह कहना है कि ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता 90% तक रहने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने राज्य के मौसम को लेकर अपने पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 4 दिनों तक बिहार में भीषण गर्मी पड़ सकती है। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आर्द्रता की मात्रा 90% तक रहने के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। राजधानी पटना में आज के मौसम को लेकर पूर्वानुमान में यह बताया गया है कि आंशिक तौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष बदलाव होने की संभावना नहीं है, लेकिन आर्द्रता की मात्रा लगभग 50% तक रहने के कारण पटना वासियों को आज उमस भरी गर्मी का एहसास होगा। मौसम विभाग की माने तो गुरुवार को राजधानी पटना में अधिकतम तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि न्यूनतम तापमान में 1.6 डिग्री सेल्सियस की जो गिरावट है वो दर्ज की गई। गुरुवार को बिहार में अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का सबसे अधिक तापमान वाला शहर 37.9 डिग्री सेल्सियस के साथ गोपालगंज रहा, जबकि सबसे कम तापमान वाला शहर वाल्मीकि नगर रहा, जहां तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। गुरुवार को 32 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कटिहार के कुर्सेला में सबसे अधिक 80.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज सीमांचल के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है। अगले 3-4 दिनों तक लोगों को उमस भरी गर्मी का एहसास होगा और ऐसे में राज्य में आंधी और वज्रपात का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आज अगर राजधानी पटना की बात कर लें तो सुबह से ही तल्ख धूप जो है वो लोगों को महसूस हो रही है और गर्मी भी सुबह से ही लोगों को एहसास हो रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, जाहिर सी बात है लोगों को इस उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं और यहां पर वो बड़ा तोहफा देने वाले हैं। बता दें कि रेल ब्रिज, जो सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, उसका उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं जहां चिनाब ब्रिज का उन्होंने निरीक्षण किया है। तो दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन होना है, चिनाब ब्रिज का, और अब से कुछ ही देर में वे इस रेल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पीएम मोदी यहां से 46,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। तो ये वही जम्मू कश्मीर है जहां पर पहलगाम आतंकी हमला होता है, जिसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जवाब भी दिया जाता है, और इसके बाद से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जगह पर पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर में चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाना है। और इससे पहले वो कई जगहों पर पहुंचे जहां पर उन्होंने जायजा लिया, निरीक्षण किया। तो पीएम मोदी यहां से 46,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो दुनिया का यह सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है जिसका उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां वहां के सीएम से भी बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। तो कुछ देर में कटरा श्रीनगर वंदे भारत का उद्घाटन किया जाना है। बता दें कि कश्मीर को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाली पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को कटरा स्टेशन से चलेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। इसके साथ साथ 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया जाना है। तो इस ब्रिज का जायजा लेते हुए उद्घाटन से पहले प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी। और इसके साथ साथ एक रेल की भी तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को कटरा स्टेशन से ये चलेगी। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि नदर्न रेलवे 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस शुरू कर देगी और वंदे भारत ट्रेन बिल्कुल तैयार है और थोड़ी देर में जो उद्घाटन है वो भी इस रेल ब्रिज का किया जाना है। चिनाब ब्रिज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आई है। बता दें कि जो वंदे भारत तैयार है, IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग जो है वो की जा सकेगी और हफ्ते में 6 दिन में 2 ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी, यानी कि लोगों को यात्रा करने में काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। बता दें कि चेयर कार का किराया 715 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 1320 रुपये रखा गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो 10 घंटे का सफ़र था वो यह सफ़र अब 3 घंटे में करीब पूरा हो जाएगा। तो ये हम तस्वीर 2 दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। थोड़ी ही देर में उद्घाटन किया जाना है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच जो तकरार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजी दोनों की तरफ से की जा रही है, कोई अपना बयान जाहिर कर रहा है तो कोई पोस्ट करके एक दूसरे के खिलाफ जो अपनी नाराज़गी है वो भी जता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच विवाद और गहरा गया है। एलन मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग की मांग की है। साथ ही उपराष्ट्रपति JD वेंस को राष्ट्रपति बनाने की बात कही है, जिस पर ट्रंप ने मस्क पर पलटवार किया है और कहा है कि एलन मस्क के एहसान फरामोश हैं। तो देखिए, एलन मस्क का ये आपको एक्स पर पोस्ट दिखा रहे हैं और एलन मस्क लगातार ये मान रहे हैं कि जो सत्ता है वो बदलनी चाहिए और वो JD वेंस के लिए वकालत करते हुए, उनके लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि JD वेंस को राष्ट्रपति बनाना चाहिए, जिस पर ट्रंप ने भी मस्क पर पलटवार किया और कहा कि एलन मस्क के एहसान फरामोश हैं। I'm very disappointed because Elon knew the inner workings of this bill better than almost anybody sitting here, better than you people. He knew everything about it. He had no problem with it. All of a sudden he had a problem, and he only developed the problem when he found out that we're going to have to cut the EV mandate, because that's billions and billions of dollars, and it really is unfair. We want to have cars of all types. Electric, we want to have electric, but we want to have gasoline, combustion. We want to have different. We want to have hybrids. We want to have all. We want to be able to sell everything. चालक की पीट कर और फांसी लगाकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कुछ दबंग लड़कों से थोड़ी कहासुनी हो गई, जिसके बाद से इस घटना को अंजाम दिया गया। अब पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करने में जुटी हुई है और गिरफ्तारी कार्रवाई की बात कह रही है। बता दें कि कृत्यानंद नगर थाना के चिथरिया पीट चौक पर गाड़ी ने मामूली स्क्रैच लगने से आक्रोशित दबंग लड़कों ने एक गैरेज संचालक की पीट कर और फांसी लगाकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी राजू मेहता को पकड़ा और उसके घर लाया और उसे भी मारने का प्रयास किया। तो देखिए, एक खबर पूर्णिया से बता रहे हैं, जहां पर गैरेज संचालक की पीटकर और फांसी लगाकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी राजू मेहता को पकड़कर उसके घर लाया और उसे मारने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों की पहल पर किस तरह लोगों के चंगुल से छुड़ाकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। और चलिए, न्यूज रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।